नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी शिक्षा, जो कि हम सीटेट हिंदी पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि इससे पहले की जो कक्षाएं हैं वो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ हम पढ़ रहे हैं कौशल, यानी जो भाषा के कौशल होते हैं उन कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये भाषा कौशल का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। तो जिन लोगों को अगर ये समझ में ना आए चौथा कौशल जो बात कर रहे हैं दूसरे कौशल के बारे में, तो आप इससे पहले के वीडियो जरूर देखें और उन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसी कौशल को आगे बढ़ाते हुए अगले कौशल की ओर हम लेके चलते हैं और देखते हैं बोलना कौशल। अब बोलना कौशल है क्या, इसी के बारे में जानते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहले मुख्य विशेषता क्या है बोलने कौशल की, कि बच्चों में शिक्षा का जो प्रारंभ होता है, तो बच्चों में जो शिक्षा का प्रारंभ होता है इसी कौशल से होता है। यानी बच्चों में जो शिक्षा का प्रारंभ होता है वो किस कौशल से होता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि बोलना कौशल से होता है। क्योंकि बोलना कौशल एक ऐसा कौशल होता है, जब तक यह कौशल किसी व्यक्ति के अंदर या कह लीजिए किसी बालक के अंदर नहीं आएगा, जब तक बालक अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक सही तरीके से या कह लीजिए व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाएगा। तो शिक्षा का जो प्रारंभ अगर होता है तो आप कह सकते हो कि बोलना कौशल से ही शिक्षा का प्रारंभ आपका किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो पहला पॉइंट है इसमें आपको सीधे पता चल रहा है कि बच्चों में शिक्षा का प्रारंभ इसी कौशल से होता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी लाइन आपकी लिखी हुई है कि बच्चे लिखने की अपेक्षा बोलकर अपने विचारों को ज्यादा व्यक्त करते हैं। क्योंकि बोलना कौशल आपका इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके मन में विचार होते हैं तो उन विचारों को व्यक्त करने के लिए आप जो सहारा लेते हो वो सबसे ज्यादा आपको सहारा किस कौशल का लेना पड़ता है, बोलने कौशल का ही सबसे ज्यादा आपको सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब आपके पास बोलना कौशल होता है तो आप अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हो। क्योंकि जब आप अपने विचारों को रखते हो तो लिखने यानी हर एक बात आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपके मन में विचार होते हैं वो बोलने के साथ साथ आप लिखकर भी कर सकते हो, लेकिन हर जगह पर आप लिख कर नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये विशेषताएं के रूप में आप देख सकते हो, क्योंकि आप हर जगह तो कॉपी पर लेके जाओगे नहीं कि आप कहीं पर जा रहे हो और कुछ आपको बोलना है, किसी दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद अगर आपको 1 किलो चीनी लेनी है तो आप क्या कहोगे कि पता चले कि 1 किलो चीनी आप लिख के उसको दिखाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना। वहां पर तो आपको बोलने की ही आवश्यकता पड़ेगी ना। वो काम भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहला जो होगा वो वहां पर आप बोलना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन जो आपकी विशेषता में लिखी हुई है यही हुई है कि बच्चे लिखने की अपेक्षा बोलकर अपने विचारों को ज्यादा व्यक्त करते हैं। इसीलिए बोलना कौशल जो होता है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं तीसरे पॉइंट की ओर आपको ले चलूं कि इस कौशल के विकास के लिए शिक्षक का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। अगर एक शिक्षक है या कह लीजिए एक शिक्षिका है और वह बोलने कौशल का विकास, अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका है और वह बोलने कौशल का विकास अपने बच्चों में करना चाहता है तो उसके लिए उसे जो सबसे पहले चाहिए कि उसकी स्वयं की जो भाषा है वह शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक उसकी स्वयं की भाषा शुद्ध और स्पष्ट नहीं होगी वह अपने विचारों को दूसरे के सामने अगर रखेगा तो लोग जब उसके विचारों को सुनेंगे, उसकी भाषा को सुनेंगे और उसमें शुद्धता और स्पष्टता नहीं होगी तो बालक हो सकता है उस शिक्षक का या शिक्षिका का मजाक बना ले। तो उस
कंडीशन में आपको चाहिए या उस परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अगर एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते आपकी भाषा स्वयं की जो होनी चाहिए वो बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा शुद्ध और स्पष्ट नहीं है तो हो सकता है बच्चों को पढ़ने में या जो आप सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करो बालक भी उसी को मानेंगे, यानी जैसे आप बोलोगे वैसे ही बालक सीखेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बालक होते हैं वह अर्जित यानी वो जो सीखते हैं वह अर्जित रूप में सीखते हैं। तो जब बालक अर्जित रूप में सीखेगा तो वो जो आप बोलोगे चाहे वो शुद्ध हो या ना हो, स्पष्ट हो या ना हो, उनके अनुसार वही सही होगा। यानी जो आप बात कहोगे भले ही वह चाहे कितना ही गलत हो और चाहे कितना ही सही हो, बालक उसी को सीखता है। क्योंकि उस समय जब शिक्षक या शिक्षिका उसके सामने होता है वह उसका एक आइडल रूप प्रस्तुत वहां पे होता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब सीधे अर्थ यही है कि इस कौशल के विकास के लिए शिक्षक का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। अब एक शिक्षक का जो भाषा है वह शुद्ध और स्पष्ट कैसे होगी, इसके लिए एक शिक्षक को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और जो स्वरयंत्र होते हैं, जो स्वरयंत्र आपको पता है कि स्वरयंत्रों की कुल संख्या 7 होती है। तो जो कंठ है, तालु है, जो मूर्धा है, जो दंत है, जो नासिका है, जो जीवा मूली है, ये जो उच्चारण स्थान है यह बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए और इनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोष होगा तो उस परिस्थिति में समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो निकल कर आता है नेक्स्ट है कि बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता, संभाषा, अंत्याक्षरी इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगर एक आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के नाते आपको चाहिए कि बच्चों में, अगर आप बालकों में बोलने कौशल का विकास करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि बच्चों में एक ऐसा वातावरण, यानी पहली बात क्या है कि बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी जो बच्चे वहां पर हैं उनसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का जो अर्थ निकल आता है वह आप जिसे इंग्लिश में बोल सकते हो जीडी, जिसे आप कहते हो ग्रुप डिस्कशन, यानी जिसे आप नाम देते हो ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि 2, 4 या 5 बच्चों को एक स्थान पर बिठा दिया जाता है और कोई उन्हें टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने अपने विचारों को वहां पर रखिए। तो अगर आपको बोलने कौशल का विकास करना है तो इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे जरूरी आपके लिए यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है बालक जो शिक्षक के सामने अपने विचारों को रखने में उतनी ज्यादा तत्परता न दिखाएं, या हो सकता है कि बोलने में हो सकता है शिक्षक के सामने बालक शर्माते हो। तो उस कंडीशन में चाहिए कि आप बच्चों से वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि बालक अगर शिक्षक से शर्माता है या डरता है या कुछ भी होता है तो वह अपने सहपाठियों के साथ अपने विचारों को बहुत अच्छे से रख पाएगा। इसलिए उसे यही चाहिए कि वाद विवाद प्रतियोगिता का एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आप उसको करवाइए। और जब वाद विवाद प्रतियोगिता आप करवाओगे तो बोलने कौशल का विकास बच्चों के अंदर बहुत अच्छे से होगा। इसके साथ ही साथ जो संभाषा, संभाषा का जो अर्थ निकल कर आता है वह होती है संभाषा, यानी समान भाषा। अगर मैं पूछूं कि संभाषा शब्द में कौन सी संधि बनती है तो संभाषा जो संधि निकल कर आएगी, यानी अगर इस शब्द को मैं तोड़ना चाहूं संभाषा को तो समधन भाषा आपका शब्द टूटकर अलग होगा। और जब यहाँ पर आपका सम उपसर्ग काम कर रहा है, इस शब्द का अर्थ जो सीधे निकल कर आया कि यहाँ पर जो संधि आपकी बन जाएगी वह व्यंजन संधि आपकी मानी जाएगी। तो कभी कभी आपके सीधे सीधे सवाल भी ऐसे भी पूछ सकता है कि संभाषा शब्द में कौन सी संधि है, तो संभाषा संधि शब्द में जो संधि बनकर आएगी वह व्यंजन संधि आपकर बनकर आएगी। इसके साथ ही साथ यानी संभाषा शब्द का अर्थ जो निकल कर आया वह हुई आपकी समान भाषा, यानी जो बालकों की भाषा है उसी भाषा में आप
ग्रुप डिस्कशन, जो यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता करवाओगे, वो सब भाषा उसी भाषा में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप बोलने कौशल का विकास अगर आपको बच्चों के अंदर करना है तो जो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होती है, आप अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का भी आयोजन आप वहां पर विद्यालय में करा सकते हो। जब आप अंत्याक्षरी करवाओगे तो बच्चे जो होते हैं, जब आप 1 से 2 भागों में, यानी अगर आपके पास 2 रो होती हैं तो आप उनको ए और बी पार्ट में 2 पार्टों में बांट दीजिए। 10 बच्चों को इधर रखिए और 10 बच्चों को इधर, और इसमें आप अंत्याक्षरी कराओगे। तो जब जो भी बच्चा होगा उस अंत्याक्षरी में पार्टिसिपेट करेगा, यानी अपने आप को वहां पर रखेगा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो भाषा का विकास है वह बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि जब वहां पर वह अंत्याक्षरी में अपने विचारों को रखेगा तो निश्चित है उसके अंदर जो विकास होगा वह भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इस कंडीशन में चाहिए कि आप अंत्याक्षरी का आयोजन भी अपनी कक्षाओं में करा सकते हो, जिससे बोलने कौशल का विकास बालकों के अंदर हो पाए। इसके साथ ही साथ जो अगला पॉइंट है कि शिक्षक को भाषिक वातावरण तैयार करना चाहिए तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अब भाषिक वातावरण तैयार कैसे कराओगे? अगर आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक होने के नाते आपको एक भाषिक वातावरण तैयार कराना होगा। अब भाषिक वातावरण आप तैयार कैसे करोगे? जब भी कोई शिक्षक होता है तो उसको एक रूपरेखा अपनी कक्षा के अंदर बनाकर रखनी चाहिए कि जो भी बच्चा आए वह प्रॉपर सीट पे बैठे, और सीट में बैठने के बाद सबसे जो शुरुआत होगी हम लोग थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। यानी एक ऐसा आप वातावरण पहले से क्रिएट कर रखो, एक नियम आप बना दो कि बच्चे जब भी आएंगे 5 मिनट के लिए शुरुआत में ग्रुप डिस्कशन होगा। और जब इस तरह के नियम कायदे कानून आप बनाकर रखोगे तो जो भी बालक आएगा वह बोलने में अपनी संभावनाएं जो है, यानी जो वो बोलना चाहता है वह अच्छे से बोलेगा और उसके अंदर बोलने कौशल का विकास होगा। तो भाषिक वातावरण जो तैयार करने की जिम्मेदारी होगी वह शिक्षक या शिक्षिका की होगी, वही एक भाषिक वातावरण वहां पर तैयार करा सकती है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाएगी कि पर्याप्त अवसर, अगला पॉइंट है कि एक शिक्षक होने के नाते आपको पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा देने चाहिए। अगर आप पर्याप्त अवसर यानी पर्याप्त समय दोगे या पर्याप्त अवसर दोगे तो बच्चा बोलने में क्या है, अपने आप को ज्यादा आकर्षित कर पाएगा। आप उन बालकों को बोलने का अवसर प्रदान करो। हो सकता है जब आप उनको अवसर दो तो बालक हो सकता है शुरुआत में कुछ गलतियां भी करे। अगर आप गलतियां करता है तो आप उसको गलतियों को बताओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गलती करता है तो आप उसको बिठा दो। वो बिठाओ मत, आप कहो बहुत अच्छे बेटा आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, आप दोबारा से कोशिश करो। जब वो दोबारा कोशिश करेगा, अगर दोबारा भी सफल नहीं होता है तो आप उसको तीसरी बार कोशिश करने के लिए कहिए। यानी जब बालक हर बार प्रयास करेगा तो निश्चित है कि वह उसके अंदर बोलने कौशल का विकास जो है वह बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो आपको चाहिए कि एक बालक को, यानी एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आपको चाहिए कि पर्याप्त अवसर जरूर आपको उपलब्ध कराने चाहिए। जब आप पर्याप्त अवसर उसको उपलब्ध कराओगे तो बालक निश्चित है सीखने के लिए जरूर तत्पर होगा। जब उसको अवसर मिलेगा तो जरूर सीखेगा। अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो क्या बालक सीख पाएगा? कभी नहीं। तो उसको आप पर्याप्त अवसर दो। जब आप पर्याप्त अवसर दोगे तो बालक जरूर से जरूर चीजों को सीखेगा और उसके अंदर जो विकास होगा वो बोलने कौशल का विकास बहुत ही सही तरीके से हो पाएगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। इसके साथ ही साथ जो आपका अगला पॉइंट है कि एक शिक्षक को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी आप शिक्षण प्रक्रिया को अगर आप संपादित कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में एक शिक्षक को चाहिए कि वह उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करे। अब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग से जो अर्थ आपका निकल कर आता है, उचित विराम चिन्ह का जो संदर्भ है आपका, वो ये निकल कर आता है कि अगर आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक होने के नाते आपको
उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। उचित विराम चिन्ह का अर्थ जो है कि जब आप अपनी समस्याओं यानी आप जो बच्चों को देना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, अगर उन्हें आप कविता कोई पढ़ाना चाहते हो तो उसको कविता की तरह ही पढ़ो। आप उसको पता चलता है कि एक लय और गति, यानी लय और गति की बात जो आती है, जो छंद की बात होती है, तो छंद में आपका क्या होता है, एक आपकी लय होती है और एक आपकी गति होती है। जो आप पंच करते हो वो सही तरीके से होना चाहिए। अब अगर आपको कोई लाइन भी पढ़नी है तो उस लाइन पे आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, यह आपको शिक्षक को आना चाहिए। अगर उसको नहीं पता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, तो वो कहीं भी अपने बच्चों को सही तरीके से सिखा नहीं पाएगा। जैसे आपने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी कि जेहि पर सत्य स्नेही असोत मिलन कछु संदेहो, यानी यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आता है कि यहाँ पर आपको एक जो मात्राओं का क्रम है, यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती है, तो 8 मात्राओं पर आपको रुकना है। अब आप एक साथ मत पढ़िए कि जय पर सत्य स्नेही असोते मिलन कछु संदेहो, तो मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने क्या कहा और क्या क्या नहीं कहा है। तो उसको आप एक प्रॉपर रिदम में पढ़िए और एक अच्छे तरीके से पढ़िए, और जब आपका पढ़ने का तरीका सही होगा तो बच्चे भी उसको उसी रिदम में सीखेंगे। तो आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करोगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और बच्चों के अंदर जो बोलने कौशल है वो बोलने कौशल का विकास बहुत सही तरीके से हो पाएगा। अगले पॉइंट की ओर बात करना चाहता हूँ कि मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए शिक्षक को। जो अगला पॉइंट है, या कह लीजिए जो लास्ट पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है, कि इस पॉइंट में जो बात की गई है कि जब बालक विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो बालक, आप जानते हो कि पहले के समय में कहा जाता था कि बालक क्या होता है, जब विद्यालय में आता है एक कोरी स्लेट होता है, लेकिन आज के समय में बालक कभी भी कोरी स्लेट नहीं होता है। वह अपने घर से जब आता है तो उसके पास अर्जित शब्द भंडार कुछ ना कुछ जरूर होते ही हैं, यानी वो घर से बहुत सारी चीजें सीख कर आता है और उन चीजों का जो विकास होता है वह विद्यालय में आता है। तो बालक अपने साथ अपनी मातृभाषा को भी लेकर आता है, और जो बालक की मातृभाषा होती है तो एक शिक्षक को चाहिए कि उसकी मातृभाषा का वो सम्मान करे, और सम्मान करने के पश्चात ही वह उसी की मातृभाषा में जो शिक्षक कार्य यानी जो शिक्षण कार्य वो संपादित करे वह उसी की मातृभाषा में करे। अगर वह उसी की मातृभाषा में शिक्षण कार्य संपादित करेगा तो निश्चित है उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि बालक अगर वह जानता है, अगर बालक जानता है कि उसके घर में या परिवार में कुत्ता है, अगर उसके घर और परिवार में कुत्ता है, अब वहाँ पर उसके घर परिवार में कुत्ता ही बोला जाता है, या कह लीजिए आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हो तो जो कुत्ता है उसको कुकुर के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अब आप जब विद्यालय पहली बार बालक आया तो आपने उसे बताया डॉग, अब आपने क्या बताया, उसे डॉग बताया। अब वह समझ नहीं पाएगा कि जो मैं गांव में कुत्ता या कुकुर बोलता था वो यही डॉग की बात कर रहे हैं। पहले आप बताओ कि जो आपने अपने घर परिवार में यानी कुकुर शब्द सुना है, इसी को कुत्ता कहते हैं, और कुत्ते को ही इंग्लिश में जो होता है क्या बोलते हैं, डॉग के नाम से जानते हैं। जब आप ये बताओगे यानी उसकी मातृभाषा यानी मातृभाषा का आपने क्या किया, एक प्रकार से सम्मान किया, तो जब आप उसकी मातृभाषा का सम्मान करके उसे आप चीजों को बताओगे तो वह उसको सुनने के लिए बहुत अच्छे से तत्पर होगा और सही तरीके से सुनेगा और समझने की भी वो कोशिश करेगा। तो आपको चाहिए कि एक शिक्षक होने के नाते आपके जो बच्चे की मातृभाषा है उस मातृभाषा का उसको सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बोलना कौशल के लिए आपके लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। आप अगर इन कौशलों का क्या है स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको इनकी पीडीएफ भी मिल पाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा, या जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पर कॉल करके आप पीडीएफ के लिए बात कर सकते हो।
और मैं चाहता हूँ ये आपका दूसरा कौशल था और ये भाषा कौशल का चौथा पार्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कौशल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।